देखो हम ओर के बारे में पढ़ चुके हैं। ओर क्या होता है ना, किसी भी हॉट रॉक के अंदर मिलने वाले मेटेलिक मिनरल मिलते हैं तो किसी रॉक बॉडी मिलता है, उसको ओर बॉडी कहते हैं, ठीक है। और ओर डिपॉजिट क्या कैसे है वो हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ लिया। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल प्रोसेस के नॉन मेटलिक मिनरल किसमें बनते हैं और मेटलिक मिनरल किसमें बनते हैं, उसके क्या जियोलॉजिकल प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो मैग्मेटिक प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस होते हैं उससे इकोनॉमिक डिपॉजिट बनते हैं। तो मैग्मेटिक प्रोसेस, मैग्मा निकला उसके चक्कर में या हीट के चक्कर में या प्रेशर, केमिकली एक्टिव फ्लूइड है ना, केमिकल रिएक्शन, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक डिपॉजिट बनाने के लिए, ठीक है। ये कोई 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 प्रेशर टेम्परेचर के चक्कर में मिनरल एक मिनरल से दूसरे मिनरल में कन्वर्ट हो जाता है ना। कोई मैग्नेटिक मैग्मा से निकल के उसमें मिनरल डिपॉजिट बन जाता है, तो अलग अलग प्रोसेस है। हाँ आके बैठ जाओ। और ये सारे प्रोसेस है ना, ये या तो एक प्रोसेस या तो कोई इंडिविजुअल प्रोसेस वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, अकेला करता है। जैसे सिर्फ मैग्मा के निकलने से कोई डिपॉजिट बन गए, या मैंने प्रेशर टेम्परेचर के बारे में पहले बताया था क्या। एक डायग्राम होता है जिसको कहते हैं प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम। अगर कोई रॉक है उस पर टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, ठीक है, इसको मान लो ऐसे, इसको ऐसे 3-4 भागों मार लेते हैं और यहाँ पर इसका डिपॉजिट, किसी रॉक पे सिर्फ टेम्परेचर लग रहा है तो दो तरीके की रॉक बनेगी। सिर्फ टेम्परेचर लगा तो यही बनेगी, प्रेशर पे तो नहीं आएगा। एक बनती है हॉर्न फेल्स, हॉर्न फेल्स, हाँ आ जाओ। दूसरी बनती, इसको कहते हैं स्कार्न डिपॉजिट, स्कार्न डिपॉजिट। ये बने सिर्फ टेम्परेचर से। अगर सिर्फ टेम्परेचर प्रेशर दोनों लगे, हाँ दोनों हाई टेम्परेचर प्रेशर लगा है, तो ग्रेनुलाइट रॉक, ग्रेनुलाइट फेसिस की रॉक बनती है। और किसी रॉक पे सिर्फ प्रेशर लगा है, अगर तुम्हारी अंगुली में किसी दरवाजे के बीच में फंस जाए, फंसी रह जाए थोड़ी देर तक, तो क्या फिर वो अंगुली वैसे कलर की रहेगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा। कैसा कलर होगा, पहले तो लाल हो जाएगी और लाल से वो ब्लू में नीली कर पड़ जाएगी। तो जब प्रेशर लगता है ना, वो याद कराने के जियोलॉजिस्ट के, जब प्रेशर लगता है तो ब्लू सिस्ट फेसिस बनती है। समझ में आ गया, जब प्रेशर लगा नीला हो गया तो ब्लू सिस्ट फेसिस बनती है, सिर्फ प्रेशर लगता है तो ब्लू सिस्ट फेसिस बनती है। मतलब ये जियोलॉजिकल बहुत सारे प्रोसेस है, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, मैग्नेटिक हो गया, ये क्या काम करते हैं, इकोनॉमिक डिपॉजिट बनाने के लिए एक फैक्टर का रूप में काम करते हैं। समझ में आ गई ये बात। हाँ आ जाओ। और इनकी है ना सबकी एक बाउंड्री होती है ना, किस टेम्परेचर प्रेशर बनेगा, या रेस्ट्रिक्शन होता है कि ये कम से कम कंडीशन होनी चाहिए जिसमें मिनरल डिपॉजिट बनेगा, ठीक है। तो ये है। और फैक्टर कंट्रोलिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ओर मिनरल। अब ओर मिनरल तो अवेलेबल है, तो क्या उसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, उसके लिए फैक्टर काम करते हैं। पहला काम करता है जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। मिनरल कंसंट्रेशन इन क्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस से ये पता चलेगा कि कोई मिनरल की कितनी कंसंट्रेशन बनेगी, है ना, कम में बनेगा कि ज्यादा बनेगा, तो उसका अलग अलग प्रोसेस होता है। इवन रिच मिनरल डिपॉजिट लोकेट एंड एक्सप्लोरेटेड। अगर किसी जगह पे रिच मिनरल डिपॉजिट लोकेट हो गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो निकाला जा सके। मैं एग्जांपल से तुम्हें समझाऊंगा। कहीं पे रिच, जैसे कहीं पे सोना पड़ा है, तुम्हारे सामने पड़ा है सोना, बीच में बहुत सारे जहरीले सांप पड़े हैं, तो क्या तुम जाके सोना लेके आओगे? तो एक एनवायरमेंटल कंडीशन बन गई ना, नहीं ला सकते उसको।
वैसे ही कुछ जियोलॉजिकल, कुछ एनवायरमेंट कंडीशन होगी, वो हमें ये बताएगी कि इकोनॉमिक डिपॉजिट तो बना हुआ है, लेकिन उस सोर्स को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इसलिए फैक्टर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं जियोलॉजिकल फैक्टर। अब ये मैंने तुम्हें बताया था कल, क्लार्क कंसंट्रेशन। अर्थ के अंदर क्लार्क कंसंट्रेशन पढ़ा था कि अर्थ का एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है जिसमें 8 एलिमेंट से मिलके अर्थ क्रस्ट बनती है। तो अर्थ क्रस्ट बनती है तो क्या हुआ, क्रस्ट के अंदर मिनट कंसंट्रेशन होती है। जैसे हमने कॉपर के बारे में पढ़ा था कि कॉपर 0.006% अर्थ क्रस्ट में होता है। जब वो ज्यादा अमाउंट में बन जाता है तो और मिनरल बन जाता है। समझ में आ गया? मतलब एक कोई नॉर्मल पत्थर पड़ा है तो उसके अंदर कोई हर मिनरल लगभग थोड़ी थोड़ी अमाउंट में होते हैं, लेकिन बहुत माइनर अमाउंट। जब वो एक्सेस अमाउंट में बन जाता है तब वो माइनेबल हो जाता है, उसको निकाल सकते हैं। डिफरेंट जियोलॉजिकल प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? मैग्नेटिज्म, मैग्मा के कारण बनता है। सेडिमेंटेशन, कहीं सेडिमेंटेशन हुआ है, फिर वहां पर उसके साथ कोई यूरेनियम डिपॉजिट बन गया है, या फिर सैंडस्टोन बन गया है, या मेटामॉर्फिज्म हो गया है, तो उसमें जो बनने वाली मेटल्स होती है उसके परसेंटेज अलग अलग होते हैं। द प्रेजेंट इन द क्रस्टल रॉक इज स्पेसिफिक जियोलॉजिकल सेटिंग के चक्कर में उसमें और डिपॉजिट अलग अलग बनते हैं। मतलब अब मैग्नेटिक प्रोसेस है, उससे इग्नियस रॉक बनी, ठीक है, उसके अंदर अगर कहीं गोल्ड बना, ठीक है, मैग्नेटिक प्रोसेस से गोल्ड बना, तो उसका कंसेंट्रेशन अलग होगा। अगर वो फिर टूट के और उससे सेडिमेंट रॉक या प्लेसर डिपॉजिट बना तो उसका कंसेंट्रेशन अलग होगा ना। तो ये क्या सब जियोलॉजिकल प्रोसेस ही है। तो अलग अलग जियोलॉजिकल प्रोसेस में अलग अलग कंसेंट्रेशन में, कंसेंट्रेशन तो पता है उसकी, ज्यादा मिलना है कम मिलना, उसको कंसेंट्रेशन कहते हैं। तो अलग अलग क्वांटिटी, मतलब कंसेंट्रेशन और अलग अलग क्वांटिटी में क्या ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, वो सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। अब मैं जैसे ये लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ सरफेस प्रोसेस लाइक वेदरिंग इरोजन ऑपरेट द कंट्री रॉक के अंदर बियरिंग डिस्क्रिएट अलग अलग अमाउंट में गोल्ड कंसेंट्रेशन मिलेगी। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? जैसे अभी गोल्ड मिला यहाँ पर, ठीक है, कल मैंने एक वीडियो भेजी थी तुमको, वो वीडियो भी बताता है। एक पिक्चर है जिसका नाम है कॉल ऑफ वाइल्ड करके, द कॉल ऑफ वाइल्ड करके। उसमें एक डोकरा होता है, वो गोल्ड की खोज में जाता है, ये डॉग को लेके जाता है। अब इसके हाथ में देखना, ये ध्यान से, एक सोने का इसने दिखा। अब क्या ये डॉग भी इसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। अब इतना बड़ा इसने ये गोल्ड पकड़ लिया मुंह में, लेकिन इसका मालिक नहीं देख रहा था, तो इसने ड्रॉप कर दिया। इसको पता नहीं कि यार मैंने गलत पत्थर निकाल दिया होगा, लेकिन इतना तो वो बाद में भी नहीं ढूंढ पाया था जितना इस अकेले डॉग ने ढूंढ लिया। तो कहने का मतलब ये जो जहां ढूंढ रहा है नदी के अंदर खड़ा है ना, ये प्लेसर डिपॉजिट है, तो ये कंसंट्रेशन कहीं पे ज्यादा होती है कहीं पर कम होती है, तो इस तरीके से गोल्ड ये बनता है। अब मेन लेक्चर पे चलते हैं। अब जैसे ये कोई जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और खाली जगह थी, उसमें गोल्ड आके भर गया, तो गोल्ड रहेगा जब इस मतलब जब इसकी पूरी वेदरिंग होगी, इस पूरे बाकरी की वेदरिंग होगी, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा गोल्ड निकलेगा, और गोल्ड निकल के जहां जाके डिपॉजिट होगा, तो वो डिपॉजिट बनाता, उसको कहते हैं प्लेसर कहते हैं। गोल्ड के डिपॉजिट को प्लेसर कहते हैं। अगर वो कहीं पे मिल रहा है तो उसको प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। कहाँ कैसे कैसे बन रहा है? जैसे अगर कहीं पे पानी फ्लो हो रहा है तो गोल्ड थोड़ा भारी होता है, तो यहाँ जमा हो गया, या नहीं या खड्डा था तो यहाँ के जमा हो गया रॉक्स के होल्स में। समझ आया कि ये थी बाकरी। अब यहाँ जब ये पहले इतनी बड़ी थी, ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा गोल्ड था वो तो इधर आ गया ना। भाई कुछ भी चीज है, अगर ये कुर्सी है इसको मैं बाहर रख दूं तो ये कुर्सी ऐसी रहेगी हमेशा, ये खराब होने लगेगी, टूटेगी। वैसे पहाड़ बहुत बड़े साइज में होते हैं, वो बाहर रहने के कारण बारिश के चक्कर में टूटते हैं, तो अगर किसी में गोल्ड है तो वो भी टूट टूट के बाहर निकलेगा। हाँ, टूट टूट के बाहर निकलेगा, तो वो डिपॉजिट बनाता है। तो ये इस तरीके का है। तो यहाँ पर ये सारे ये गोल्ड के डिपॉजिट इस तरीके से इसमें बने हुए दिख रहे हैं। फिर इन फोटोओं में देखोगे तो ये तुम्हें पता है, नदी हमेशा ज्यादातर सीधी चलती नहीं है, जब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलती है तो वो
यहाँ पर प्लेसर डिपॉजिट बनाती है, कहीं वाटरफॉल है तो वहां प्लेसर डिपॉजिट बनाएगी। ये गोल्ड मिलने कहाँ कहाँ मिल सकते हैं गोल्ड के, उसके ये डायग्राम है। तो उसकी है ना, मैं वो पहले ही कर रहा हूँ, तुम रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना, थोड़े लेट आ गए तुम। ठीक है, अब मैं इसको तुम्हें अलग तरीके से समझाता हूँ जियोलॉजिकल फैक्टर कैसे काम करते हैं। जियोलॉजिकल फैक्टर प्ले ए डोमिनेंट रोल इन द कंसंट्रेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट। उसके अंदर कितने मिनरल डिपॉजिट है वो जियोलॉजिकल फैक्टर सारे काम करते हैं। जैसे और डिपॉजिट फ्रॉम व्हेन यूजफुल कमोडिटी इज सफिशिएंट कंसंट्रेशन, किसी माल की सोना को माल ही कहते हैं, अगर उस अच्छी कंसंट्रेशन में है और उसको निकालते हैं तो वो हमारे प्रॉफिटेबल होता है, और अगर माल कम है, कड़क माल नहीं है, तो फिर वो काम का नहीं है ना, रहेगा। It is important to consider range of concentration and factor characteristics of formation and different type of ore deposit। ये उसकी रेंज पे डिपेंड करता है कि कितना कंसंट्रेशन उसमें है, तो उसके अनुसार वो ओर डिपॉजिट का कैरेक्टराइजेशन करता है कि किस टाइप का ओर डिपॉजिट है, रिच ओर डिपॉजिट है या पुअर ओर डिपॉजिट है ना, क्योंकि अपन को तो रिच ओर डिपॉजिट चाहिए, तो वो हम चेक करते हैं। सम इंपॉर्टेंट मेटल्स जैसे किसी में Fe, Al, Mg, Ti है, एबुडेंट है, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर स्मॉल डिग्री एनरिचमेंट मेक वर्केबल डिपॉजिट, ये काम की चीज नहीं है। अब मैं इसमें मेन बताता हूं इंजीनियरिंग फैक्टर। ये येलो क्यों नहीं हो रही, कोई नहीं, ये कर देते हैं। मान लो ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट है और ये डेप्थ है। अगर यहां से पहले सोना निकल रहा था, निकाला और 3 किलोमीटर तक हम पहुंच गए, अब यहाँ नीचे बहुत सारा सोना निकला, पहले यहाँ छोटा छोटा निकला, फिर यहाँ बड़ा बड़ा निकला, फिर यहाँ और बड़ा निकला, और नीचे तो पूरा पहाड़ ही पड़ा है सोने का। पर क्या ये निकालने के लिए फिजिबल है? ये फिजिबल नहीं है। क्यों फिजिबल नहीं है? कि इंजीनियरिंग लिमिटेशन है फॉर प्ले ऑफ विट्रल रॉक करते हैं, एक्सप्लोरिंग मिनरल डिपॉजिट निकालने के लिए इंजीनियरिंग फैक्टर काम करता है। इकोनॉमिक वैल्यूएबल डिपॉजिट में नॉट बी वर्केबल अनलेस सर्टेन इंजीनियरिंग पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, कुछ कंट्री, एडवांस कंट्री डू नॉट अलाउ टू वर्क डेप्थ ऑफ 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के नीचे वो अलाउ नहीं करते। क्यों अलाउ नहीं करते? बहुत खतरनाक बात है। जब हम 30 मीटर नीचे जाते हैं, 30 मीटर डेप्थ में जाते हैं, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। और हम अगर 300 मीटर नीचे गए तो कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा? 10 डिग्री बढ़ जाएगा। और अगर हम 300 मीटर मतलब 3 किलोमीटर नीचे गए तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा? और कितना? 100 डिग्री हो जाएगा। अब 100 डिग्री पे सोना तो पड़ा है, कौन निकालेगा? इंजीनियर कहेंगे भाई मोहम्मद तो कौन निकले, बच जाओ नहीं जान। इसलिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिसमें 4 किलोमीटर नीचे डिपॉजिट है, लेकिन वो मना कर देते हैं, निकालने के लिए फिजिबल नहीं होता। जियोलॉजिकल तो खूब माल पड़ा है, लेकिन इंजीनियरिंग फैक्टर फेल हो गया। यहाँ पर फैक्टर सारे काम करने चाहिए। जियोलॉजिकल फैक्टर तो बढ़िया था, सोना तो खूब बना हुआ है, लेकिन निकाल नहीं सकते, इंजीनियरिंग फैक्टर 0 हो गया। अब ये एग्जांपल दिया हुआ है पोलर बाइंस है, काम आई है चैंपियन द्वीप की, क्लोज डाउन, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दी? बिकॉज इट वाज नॉट इकोनॉमिकल वैल्यूएबल टू माइन 3.4 किलोमीटर थी। 3.4 किलोमीटर पे जब 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो माइनेबल अब नहीं रही, तो वहां इंजीनियरिंग फैक्टर फेल हो गया। ये समझ आ गया? जियोलॉजिकल फैक्टर मतलब कम क्वांटिटी में बना या ज्यादा क्वांटिटी में बना, वो तो गया जियोलॉजिकल फैक्टर। इंजीनियरिंग फैक्टर के भाई बना हुआ तो है, पर उसको निकाल सकते नहीं निकाल सकते, तो वो गया इंजीनियरिंग फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर। अब एक जगह का नाम है, ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है
क्या लिखा है? श्री साई लम एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश। ये कोई एरिया है, और ये कैसा एरिया है? राजीव गांधी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मतलब यहाँ टाइगर रहता है, ये टाइगर बना देता हूँ, ये एक टाइगर है, ये टाइगर रहता है, और ये पूरे जंगल है। अब किसी ने वहां सर्च कर लिया कि यहाँ पर बहुत यूरेनियम डिपॉजिट मिल रहा है, यूरेनियम डिपॉजिट मिल रहा है। तो जब यूरेनियम को बाहर निकालेंगे तो उसमें रेडिएशन होगी होगी भाई, यूरेनियम है तो रेडिएशन के बिना तो यूरेनियम निकलेगा नहीं। तो वहां जो टाइगर रिजर्व है उसमें टाइगर बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। तो यहां पर फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर फेल हो गया, माल पड़ा है। जियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि हमने बता दिया, इंजीनियर कह रहे हैं हम निकाल देंगे, लेकिन जब निकाल दोगे तो एनवायरमेंट खराब हो रहा है। जो इनका टाइगर रिजर्वर वो खराब हो गया। वहां यूरेनियम डिपॉजिट ढूंढा है लेकिन वो माइनेबल नहीं है। कहां पर है? राजीव गांधी टाइगर रिजर्वर, ठीक है। अब लिखा हुआ है नो मैटर हाउ गुड मिनरल रिसोर्स इज अवेलेबल। वहां पर अगर कोई कह दे कि अगर यूरेनियम के साथ सोना भी मिल रहा है और कोई कह दे हीरे भी मिल रहे हैं तो भी उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि एनवायरमेंट फैक्टर भी काम करता है। सिर्फ ह्यूमंस जी के तो क्या करेंगे। हमने पहले भी आपको पता है बीच में 1000 टाइगर ही बचे थे, तो इंडिया ने पहल की थी टाइगर को बचाने की, आज है, और वापस इसके माइनिंग करके और इसको निकाला थोड़ी, खराब थोड़ी किया जा सकता है। तो ये इसमें काम करता है। ये हो गया तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर। समझ में आ गया? जियोलॉजी के अनुसार कम ज्यादा मिनरल बना, ज्यादा मिला तो एक्सप्लोइटेड है, कम निकला तो एक्सप्लोइटेड मतलब निकालने योग्य नहीं है। फिर इंजीनियरिंग फैक्टर दिया कि माल तो खूब पड़ा है लेकिन 3 किलोमीटर नीचे जाएगा कौन, तो इंजीनियरिंग फैक्टर भी वहां फेल हो गया। एक चीज और इंजीनियरिंग फैक्टर में और बताता हूं, कहीं पे लिथियम के डिपॉजिट मिले हैं, मान लो ये लिथियम का डिपॉजिट है, लिथियम के डिपॉजिट के निकलने के लिए हमको जरूरत पड़ती है पानी की, माइंस में पानी की जरूरत पड़ती है। अगर वहां पानी ही नहीं है तो क्या ये लिथियम डिपॉजिट काम का है? तो यहां पर भी इंजीनियरिंग फैक्टर फेल हो गया। तो इस तरीके से ही अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। हाँ, ये क्या कर दिया मैंने? हम्म हाँ। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी, अब यहां से मेन तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर चालू होता है। सिंजेनेटिक डिपॉजिट किसे कहते हैं बताओ, मैंने तुम्हें एक बार बता दिया है। नहीं, सिंजेनेटिक डिपॉजिट किसे कहते हैं? किसके साथ बनते हैं? होस्ट रॉक के साथ में बनते हैं। अगर होस्ट रॉक बन रही है और उसके साथ ही वो डिपॉजिट हो रहा है तो वो सिंजेनेटिक डिपॉजिट कहलाते हैं। कैसे हो गए? इट इज रिफर टू और डिपॉजिट फॉर्म एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे बनते हैं इन होस्ट रॉक में, तो फिर वो सिंजेनेटिक कहलाते हैं। दे आर, ये मतलब समकालीन, ये भी सेम हो गया, कंटेम्प्रोनियसली, है ना। थोड़ी अपन से आई थी अड़ी जाए, थोड़ी गड़बड़ हो जाएगा। एन एनक्लोजिंग विथ रॉक मतलब होस्ट रॉक उसको एनक्लोजिंग मतलब घेर के रखती है, साथ में बन रहा है, तो फिर वो कहलाते हैं सिंजेनेटिक डिपॉजिट। अब इसका एग्जाम्पल बता दो, सिंजेनेटिक डिपॉजिट का एग्जाम्पल, फिर मैं आगे सरकाऊंगा। क्या हो सकता है सिंजेनेटिक डिपॉजिट? मैंने शुरुआत में बताया था, कोई माइंस का नाम बता दो वहां सिंजेनेटिक डिपॉजिट बने। सांगा नहीं पता? कॉपर माइंस के बारे में सुना है? प्लूटोनिक रॉक के बारे में बताया था। तो जो कॉपर माइन है, ये रहा फोटो, कहां का है? कॉपर माइंस, मलांज खंड कॉपर डिपॉजिट, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। इसकी होस्ट रॉक क्या है? ट्रोनालाइट ग्रेनोडायरेटिक प्लूटोनिक रॉक। अगर प्लूटोनिक रॉक है, डेप्थ पे बनी है, तो उसके साथ अगर कॉपर डिपॉजिट बन रहे हैं तो वो एक तरीके की सिंजेनेटिक डिपॉजिट हो गई, साथ में ही बनना। फिर हमने दूसरा पढ़ा है इपीजेनेटिक डिपॉजिट। क्या होता है इपीजेनेटिक डिपॉजिट?
कोई एग्जिस्टिंग रॉक है, ठीक है, एग्जिस्टिंग रॉक है या बेड है, तो उस बेड में अगर कोई खाली जगह है और वहां आके कोई मिनरल डिपॉजिट भर जाए तो वो बाद में भरेगा, उनकी जियोलॉजिकल एज भी अलग होगी, तो वो कहलाएगा इपीजेनेटिक डिपॉजिट। दे आर फॉर्मेड लेटर देन दी रॉक, जो उसको घेर के रखती है उससे बाद में बनते हैं। दे आर डिपॉजिट इन ओपनिंग प्रेजेंट इन दी रॉक, अगर कहीं पर खाली जगह है तो या फिर उसकी एग्जिस्टिंग रॉक है तो उसको रिप्लेस करके ये घुस जाता है। जैसे ये तुम को फोटो में देख रहे हो, ये बेड बना हुआ है, सैंडस्टोन का है, सेल का है, लाइमस्टोन का है, फिर सेल आ गया, फिर लाइमस्टोन आ गया। अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए तो यहाँ बना, क्या बन गया, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर बना, और फ्रैक्चर में खाली जगह देख के ये अंदर और डिपॉजिट घुस गया, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में ही होता है और जमा हो गया, तो ये इपीजेनेटिक हो गया। फिर दो वर्ड है, एक है सुपरजीनी और एक है हाइपोजीनी। पहले हाइपोजीनी के बारे में पढ़ते हैं। इट इज रिफर टू सॉरी मिनरलाइजेशन कोज बाय, किसके कारण मिनरलाइजेशन होता है, एसेंडिंग हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन। अब ये फोटो देखो, ये ऊपर सुपरजीनी है, नीचे हाइपोजीनी है, तो अर्थ में हम नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जब कुएं से पानी निकालते हैं तो अपन को गर्म महसूस होता है? कुएं का पानी निकाला गर्म महसूस नहीं होगा? पानी नहीं है, अंग्रेज हो मतलब है। जब अपन अर्थ में नीचे जाएंगे तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये तो पता है, 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। इसका मतलब नीचे जाएंगे, अगर नीचे वाला पानी है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्म पानी ज्यादा होगा, तो पानी को कहते हैं हाइड्रो, और पानी गर्म हो गया तो हो गया थर्मल। हाइड्रोथर्मल के चक्कर में अगर कोई मिनरल डिपॉजिट कहीं पे बनते हैं तो उसको हाइपोजीनी कहते हैं। समझ आ गया? हाइपोजीनी डिपॉजिट एंडोजेनेटिक हो गए, नीचे बन गए, और पानी और थर्मल के चक्कर में अगर बने। समझ, नींद आ रही है? तो फिर क्योंकि कुछ की शक्लें ऐसी होती है ना, तो ऐसा लगता है कि ये कैमरा तो सही है एंगल, तो समझ में आ गया। हाइपोजीनी डिपॉजिट इस तरीके से, तो इसकी वापस पढ़ते हैं। मिनरलाइजेशन कोज बाय, मिनरलाइजेशन किसके कारण हो रहा है, हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन के कारण हो रहा है। फिर ये एक फोटो है सुपरजीनी डिपॉजिट, जो मैंने कल बताया था, गोसान। गोसान एक तरीके का सुपरजीनी डिपॉजिट है जो कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर बनता है ना। अब मैं तुम्हें ये बताता हूं कि होता क्या सुपरजीनी। अगर किसी में सॉल्यूशन की कमी आ रही है तो अगर उससे मिनरलाइजेशन हो रहा है तो उसको कहेंगे सुपरजीनी। इट इज रिफर टू एनरिचमेंट, एनरिचमेंट हो गई है, वेदरिंग या ऑक्सीडेशन के चक्कर में सल्फाइड और ऑक्साइड डिपॉजिट बनते हैं नियर द सरफेस। अगर वेदरिंग और इरोजन के चक्कर में सरफेस के पास में लीचिंग के चक्कर में अगर डिपॉजिट बनते हैं तो वो सुपरजीनी डिपॉजिट कराते हैं। तो ये याद रखना, सुपरजीनी डिपॉजिट हमेशा ऊपर बनेंगे और हाइपोजीनी नीचे बनेंगे। और हाइपो में ये रखना, इसमें हाइड्रोथर्मल प्रोसेस काम करता है, हाइड्रो प्लस थर्मल, ठीक है। हाइड्रोथर्मल को मैंने हिंदी में लिखा था, जल तापीय कहते हैं, जल तापीय प्रोसेस। इसको हटा देते हैं। फिर एक है धातु जनित। अगर ये मतलब ये कोई खास नहीं है, लेकिन इसको ऐसे पढ़ना है कि मेटलोजिनी किसे कहते हैं, इट इज स्टडी ऑफ जेनेसिस ऑफ मिनरल डिपॉजिट। मिनरल डिपॉजिट की अगर स्टडी करें जो जियोलॉजिकल प्रोसेस से बने हैं तो उसको मेटलोजनी कहते हैं। फिर एक है मेटलोटेक, मेटलोटेक कहते हैं इट इज रिफर टू जियोलॉजिकल, टेक्टोनिकल, लिथोलॉजिकल और जियोकेमिकल फीचर्स दैट प्ले रोल इन, किसमें रोल करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एक मिनरल या ज्यादा एलिमेंट किसी में बनते हैं, तो वो सारे प्रोसेस को हम मेटलोटेक में पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल प्रोसेस से या टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गई है या फिर लिथोलॉजिकल एक्टिव हो गई है या जियोकेमिस्ट्री किसी की चेंज हो गई है, उससे एक या ज्यादा मिनरल अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में बन रहे हैं, तो वो मेटलोटेक में पड़ता है। ये एक रटने जैसी चीज है, कोई खास चीज है। फिर है मेटलो
जेनिक इपोच। इपोच क्या होता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल किसको याद है? इयोसीन, ओलिगोसीन, और ये पढ़ा है किसी ने? तो जो इयोसीन, ओलिगोसीन और वो वाली जो सीरीज है ना, वो आती है, वो सारी इपोच में आती है। किस में आती है? इपोच में आती है। और इसको कहते हैं युग, क्योंकि ये ऐसा है कि पुरानी, उनको इपोच में इसलिए नहीं बांट पाए क्योंकि बहुत पुरानी टाइम थे, तो उनको उनके अंदर पुराने जो फॉसिल्स है उनका पूरा रिकॉर्ड मिलता नहीं है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट है 65 मिलियन ईयर के बाद वाली, तो उसके बहुत अच्छे फॉसिल रिकॉर्ड है, तो उनको इपोच में बांटा गया, जिसको युग कहते हैं। तो क्या है उसके बारे में? जियोलॉजिकल टाइम फेबर फॉर द डिपोजिशन ऑफ ओर। अगर पढ़ते हैं किसी यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो वो मेटलोजेनिक इपोच में उसमें पढ़ाई होती है। अदर वर्ड, दूसरे वर्डों में बात करें तो जियोलॉजिकल पीरियड विथ करेक्टराइज बाय, क्या करेक्टराइज? पर्टिकुलर असेंबलीज ऑफ मिनरल डिपॉजिट का असेंबलीज अगर हम पढ़ें तो वो मेटलोजेनिक इपोच में, मतलब जो रिसेंटली डिपॉजिट बने वो इसमें पढ़े जाते हैं। फिर है मेटलोजेनिक प्रोविंस। तो इट इज ए रीजनल करेक्टराइज बाय द पर्टिकुलर असेंबलीज ऑफ मिनरल डिपॉजिट। यह वह क्षेत्र होता है जिसमें पहचान खनिज के निक्षेपों का समूह द्वारा होती है, मतलब उसके ग्रुप के असेंबली से होता है कि कहीं पे। अच्छा, ये तुम्हारे आगे चला ही नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चला ना यार। अब ये क्या कह रहा है? रीजनल करेक्टराइजेशन, कि जैसे कहीं पे यूरेनियम डिपॉजिट मिल रहा है, ठीक है, तो वो उसका प्रोविनेंस हो गया कि उसमें उसकी, मतलब जैसे यहां पर नागौर में आप जाओगे ना, डीडवाना साइड में, तो वहां कैलक्रीट यूरेनियम टाइप डिपॉजिट मिलते हैं, तो वो उसका प्रोविनेंस एरिया हो गया कि कैलक्रीट यूरेनियम टाइप का उसका एक एनवायरमेंट क्रिएट हुआ था, तो उसमें बनता है। तो उसको कहते हैं धातु जनित क्षेत्र, जहां पर मिनरल मिलने की संभावना है, तो उसको क्षेत्र कहते हैं। इस तरीके से क्या स्टार्ट हो गया? अच्छा, लो गई, वो सो गई, अभी बहुत पड़ी है। मैंने सोचा क्या हो गया। फिर अगर कोई वेन डिपॉजिट किसी वेन में बन रहा, तो वो वेन डिपॉजिट में आ गया। और फिर एक नाम है गोज। इट इज ए सॉफ्ट क्ले लाइक मिनरल होता है दैट ऑकर इन सम प्लेस बिटवीन दी वेन एंड कंट्री रॉक। अब जैसे क्या है, ये पहले से एग्जिस्टिंग कोई रॉक थी, ठीक है, इसके अंदर वेन थी, ये ठीक है। अगर इन दोनों के कांटेक्ट पे यहां पर कोई पीली पीली मिट्टी बनने लग जाए, कैसी पीली पीली मिट्टी बनने लग जाए इनके कांटेक्ट पे, तो उसको कहेंगे मृदु लेप या गोड्स। इट इज सॉफ्ट क्ले लाइक, क्ले, क्ले तो समझते हैं मिट्टी होती है। मेटेरियल ऑकर इन सम प्लेस, कहीं कहीं बनती है किसके बीच में? वेन और कंट्री रॉक के बीच में, तो उसको ये खोज कर। इट इज यूजुअली फॉर्मेड बाय द क्रशिंग ऑफ ओर के घसने के चक्कर में, या कंट्री रॉक के चक्कर में, उसके चक्कर में बनती है। उसके रॉक के क्रशिंग, क्रशिंग तो समझ रहे हो, उसके पिस जाने के कारण वो बन जाती है। तो मतलब दोनों के बीच में यहाँ थोड़ी थोड़ी पीली पीली मिट्टी दिखेगी क्ले कलर की, उसको ये मृदु लेप कहते हैं। समझ में आ गया? अब बैंडेड और फॉर्मेशन, ये तो सबको ही पता है, पता है कभी बैंडेड और फॉर्मेशन? ये मतलब हेमेटाइट क्वार्जाइट का है, जिसमें से लोहा निकाला जा सकता है, तो ये बैंडेड आयरन फॉर्मेशन होता है। इट इज और कंपोज ऑफ बैंडेड लेयर, लेयर का बना हुआ लेयर दिख रही है इस फोटो में, दिख रही है, सीधी सीधी दिख रही है। लेयर में भी कंपोज ऑफ सम मिनरल ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर, अलग अलग टेक्सचर की, और प्रोपोर्शन, अलग अलग प्रोपोर्शन में वो बन सकती है। दे मे ऑल्सो बी
कंपोज ऑफ डिफरेंट मेटल, अलग अलग मिनरल्स की भी बन सकती है। तो ये अगर डिपॉजिट ऐसे लाल लाल मिले तो ये बैंडेड आयरन फॉर्मेशन होता है, बैंडेड हेमेटाइट क्वार्जाइट फॉर्मेशन, ठीक है। इस तरीके के भी एक डिपॉजिट होते हैं। ये टाइप ऑफ डिपॉजिट में ही आएगा। अगर तुमसे पूछे ना टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिपॉजिट, तो ये सारे तुम्हें लिस्ट वाइज लिखने हैं। फिर ये तुम्हारे कुछ खास नहीं है तो भी पढ़ा देता हूं। फिर है क्रस्टिफिकेशन एंड और या इसको क्रस्टिफिकेशन मेन भी कहते हैं। बेंडिंग when mineral layers are characterized by deposit successively one upon another। अगर एक मिनरल के ऊपर दूसरा मिनरल बढ़े, जैसे ये एक बना, ये दिख रहा है तुम्हें, ये एक बना, ये अलग एक दूसरे के ऊपर बने, तो इसको क्रस्टिफिकेशन कहते हैं। बॉर्डर ऑफ ओपनिंग, और एक ही तरह की ओपनिंग होती है। ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंघी जैसी बना रहे हैं। अगर इसको ध्यान से दे रहे, कंघी जैसी नहीं है, आगे से दिख रही है, तो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इलोंगेटेड प्रिज्म टाइप के होते हैं, तो प्रिज्म, ये प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर ये सारे मिनरल, ठीक है, प्रिज्मेटिक हो गया। और राइट एंगल सरफेस पे बनेंगे, मतलब जो सरफेस है उसके राइट एंगल ऐसे बनेंगे। समझ में आ रहा है? राइट एंगल, ये तो थी सरफेस, इसके राइट एंगल पे ऐसे प्रिज्म निकल जाएंगे। समझ आ गया? तो एक क्रस्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। हाँ, अब तुम्हारा थोड़ा सी बचा हुआ है, मैं वो तुम्हें समझा देता हूँ। अब मेन तुम्हारा जो आएगा ना, वो इसमें आएगा प्रोसेस ऑफ ओर फॉर्मेशन। कोई भी डिपॉजिट है, उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये कह रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अलग अलग तरीके के बहुत सारे डिपॉजिट बनते हैं और गैंग मिनरल बनते हैं। डिपॉजिट के साथ साथ गैंग तो बनना फिक्स ही है, डायरेक्ट पूरा पूरा डिपॉजिट तो मिलेगा नहीं, कहीं कम क्वांटिटी मिलेगा, कहीं ज्यादा मिलेगा, लेकिन गैंग मिनरल तो साथ में होंगे ही होंगे। तो अब ये लिखा हुआ है, देखो ये समझने की चीज है, नो टू और डिपॉजिट, कोई भी दो और डिपॉजिट, कोई और दो डिपॉजिट है, एक है ये और एक है ये, आर ए लाइक, एक जैसे नहीं होते। कहीं से ग्रेनाइट रॉक निकल रही है तो दूसरी जगह निकल रही है तो एक जैसी होती है? लगभग अलग होती है। किसी में सफेद कलर वाले मिनरल ज्यादा होता है, किसी में पिंक कलर के ज्यादा होता है। किसी किसी मिनरल डिपॉजिट में अगर कहीं सोना निकल रहा है तो कहीं सोना ज्यादा निकल रहा है, कहीं कम निकल रहा है, या किसी के अंदर सोने के साथ चांदी भी निकल रही है, किसी में सिर्फ सोना निकल रहा है। तो दो मिनरल एक जैसे लगभग नहीं होते, ठीक है। तो उसमें क्या क्या फर्क हो सकता है? उसकी मिनरलोजी चेंज होगी, उसके टेक्सचर चेंज होगा, उसमें कंटेन अलग अलग होंगे, उनकी शेप अलग होगी, उनकी साइज अलग होगी, और अदर फीचर्स भी उनके अलग अलग होंगे। समझ में आ गया? इनकी इनका मिनरलोजी अलग होगी, एक मिनरल भी हो सकता है, दो हो सकता है, उसके टेक्सचर अलग अलग होंगे, कंटेन, शेप, साइज और फीचर्स भी अलग अलग होंगे। और दे आर फॉर्मेड बाय, वो किससे बनते हैं? डाइवर्स प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस से बनेंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए वी कैन ग्रुप ऑल फॉर्मेशन फॉल इन ब्रॉड, तो हम नीचे वाली कैटेगरी में बांटेंगे। अब नीचे कैटेगरी में बांटा तो एक तो हो गया प्राइमरी और हाइपोजीनी एंडोजेनिक प्रोसेस, प्रेशर टेम्परेचर के कारण बनने वाले डिपॉजिट। हाइपोजीनी था तो डेप्थ में ही था ना, तो वहां टेम्परेचर लग रहा था, इसके चक्कर में बन रहा था। तो इस तरह के डिपॉजिट प्राइमरी डिपॉजिट कहलाता है, ठीक है। और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है? जो एक्सोजीनस, बाहर बन रहे हैं ना, एक तो अंदर बन गया और एक लावा के बाहर आने से अलग तरीके या सेडिमेंटेशन, तो एक प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया। प्राइमरी को हाइपोजीनिक कहते हैं, सेकेंडरी को एक्सोजीनिक कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अब ये प्रोसेस होते क्या है? सिर्फ अब क्या है, एक एक क्या होता है, अब तुम्हारे एग्जाम में आएगा, तुम्हारे एग्जाम में एक एक प्रोसेस आएगा, ऐसे पूछ लेंगे हाइड्रोथर्मल प्रोसेस के बारे में लिखो, ये लिखने की क्या जरूरत है जब लिखा? पूछ लेंगे हाइड्रोथर्मल प्रोसेस के एक्सप्लेन करो, या पूछ लेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, या रेसिडुअल मैकेनिकल कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करो। तो अपन रोज का एक एक पढ़ेंगे, जिससे क्या थोड़ा लोड भी नहीं आए और समझ में भी आए। कि एक साथ सारा पढ़ा दो? एक एक पढ़े ना, तो ये है।
तो सबसे पहले जो एंडोजेनिक प्रोसेस है, मतलब धरती के अंदर बनने वाले, तो उसमें सबसे हम पढ़ेंगे मैकेनिकल कंसंट्रेशन। जैसे लावा जब निकलता है या कोई भी मैग्मा निकल रहा है, तो तुमने बोवेन रिएक्शन सीरीज पढ़ी है कभी? तो बोवेन रिएक्शन सीरीज में क्या होती है कि पहले जो मिनरल है वो उनका टेम्परेचर, मतलब ऐसे मिनरल होते हैं जो 1500 डिग्री पे ही ठोस बन जाते हैं, तो पहले वो बनेंगे, फिर 1200 वाले बनेंगे, फिर 1000 पे बनेंगे, फिर 800 वाले बनेंगे, फिर 600 वाले बनेंगे। तो अगर कोई जैसे क्रोमाइट डिपॉजिट है ना, वो थोड़ा भारी होता है और वो जल्दी ठोस बन जाता है। तो क्या है, जैसे लावा निकला तो लावा में क्रोमाइट 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 निकले, और ये ग्रेविटी के चक्कर में, क्योंकि भारी है, ग्रेविटी के चक्कर में नीचे आके बैठ जाता है, तो ये बढ़िया सा क्रोमाइट डिपॉजिट बन गया। बढ़िया सा क्रोमाइट डिपॉजिट बन गया। तो इस तरीके के डिपॉजिट को कहते हैं मैग्मेटिक कंसंट्रेशन। मैग्मा के कंसंट्रेशन होने से बने। इसमें से कुछ होता है अर्ली मैग्मेटिक कंसंट्रेशन, कुछ जल्दी बन जाता है, कुछ बाद में बनते हैं, उनको लेट मैग्मेटिक कंसंट्रेशन कहते हैं। एक समझ में आ गया? ये हम पढ़ेंगे। दूसरा हम सब्लिमेशन प्रोसेस है, ये थोड़ा टफ है, वो मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा पढ़ेंगे पैग्मेटाइट। पैग्मेटाइट तुम्हें पढ़ा, बड़े बड़े ग्रेन साइज की रॉक होती है ना? क्या नाम है इसका, इग्नियस टाइप की रॉक होती है, बड़े बड़े ग्रेन बन जाते हैं, फेल्सपार बन गया, क्वार्ट्ज बन गया, ठीक है? तो वो कैसे बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हाइड्रोथर्मल प्रोसेस, अगर किसी मिनरल डिपॉजिट में नीचे से हाइड्रो, पानी प्लस थर्मल, अगर गर्मी लग रही है तो उस गर्मी के चक्कर में और पानी के चक्कर में अगर कोई डिपॉजिट बन गए तो हाइड्रोथर्मल पढ़ेंगे। फिर कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है वो देखो डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तुम्हें समझा देता हूँ क्या क्या पढ़े। कोई एग्जिस्टिंग रॉक पड़ी थी, जैसे एग्जिस्टिंग रॉक पड़ी थी, लाइमस्टोन पड़ी थी, क्या पड़ी थी? एक पड़ी थी लाइमस्टोन, एक पड़ी थी सैंडस्टोन, ठीक है? नीचे से आया लावा कि हम तो आ गए हैं भैया, अगर ये गर्म है तो क्या ये वैसी की वैसी रहेगी क्या? तुम्हारे नीचे में आग लगा दूं तुम वैसे ही रहोगे क्या? भागोगे? या तुम्हारा रूप बदल जाएगा ना? गालियां बोलने लग जाओगे, कुछ करोगे, रूप तो बदलेगा ना भाई। पहले कोई बच्चा सिंसियर बैठा था, उसको चूटियां भर दिया किसी ने, तो वो क्या सिंसियर रहेगा क्या? उसका रूप बदल जाएगा। वैसे किसी के कांटेक्ट में आने पे, कांटेक्ट प्लस क्या है, कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म, कांटेक्ट में आने पे उसका रूप बदल गया तो वो हो जाएगा, उसका कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म होगा। तो सैंडस्टोन कन्वर्ट हो जाएगा क्वार्टजाइट में, सैंडस्टोन कन्वर्ट हो जाएगा क्वार्टजाइट में। और इसके साथ में यहाँ पर जो रॉक है ना, वो बनाएगी हॉर्नफेल्स, हॉर्नफेल्स बनाएगी, हॉर्नफेल्स डिपॉजिट और स्ट्रांड डिपॉजिट बनाएगी। वो रॉक है, उसके केमिकल कंपोजिशन चेंज होने के चक्कर में, किसके चक्कर में? एक दो देखो, ये नॉर्मल रॉक पड़ी थी, ये इसके कांटेक्ट में आया तो पहला तो हो गया कांटेक्ट, और कांटेक्ट में आने के चक्कर में रॉक बदल गई तो हो गया मेटामॉर्फिज्म। समझ आ गया? तो ये एक प्रोसेस हम पढ़ेंगे, कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। उसमें एक तो हॉर्नफेल्स बनता है, इसका बनता है, जैसे अगर कांटेक्ट में सैंडस्टोन में कन्वर्ट हो जाती है क्वार्टजाइट में, और भी टाइप की रॉक है वो आगे डिटेल पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिज्म। कोई भी रॉक है, चाहे इग्नियस हो, चाहे मेटामॉर्फिक हो, चाहे सेडिमेंट्री हो, उस पर जब प्रेशर टेम्परेचर लगता है तो कन्वर्टेड हो जाती है दूसरे टाइप की रॉक में, उसको कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। समझ आ गया? अगर किसी में सिर्फ प्रेशर लगा है तो अलग टाइप की रॉक बनेगी, किसी में टेम्परेचर लगा है तो अलग टाइप की बनेगी, प्रेशर टेम्परेचर दोनों लगा है तो अलग टाइप की रॉक बनेगी। समझ आ गया? वो होता है मेटामॉर्फिज्म। बस ये खत्म हो गया ना, इतना ही बचा हुआ, 4 पॉइंट ही बचे हैं भाई। फिर है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। जैसे कोई पहले से कोई बहुत मोटी बाटली पड़ी, उसके अंदर का उसकी वेदरिंग हो गए और सेडिमेंट्स बने और कहाँ के जमा हो गए, तो वो सेडिमेंट्री डिपॉजिट हुए, तो क्या वो अंदर हुए कि बाहर हुए? बाहर हुए ना, तो वो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस हो गए। तो ये तो हमने पढ़े, ये तो सारे एंडोजेनिक में आएंगे, और ये ऑक्सीडेशन और ये इवोपरेशन ये सारे एंडोजेनेटिक प्रोसेस आएंगे। कल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक कंसंट्रेशन पूरा डिटेल में, सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट मंडे को, ठीक है? और तुम जो भी है ये अटेंडेंस इस पे लगा के और फिर घर भागना।